दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। पाकिस्तान एक बार फिर अपना नुमाइंदा चूज करेगा, एक बार फिर से असेंबलियां बनेंगी और एक बार फिर से अवाम में नई उम्मीद आएगी। लेकिन इस इलेक्शन के बारे में बहुत से लोग इसकी अहमियत से नावाकिफ हैं। आइए इस इलेक्शन का मुकम्मल जायजा लेते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद उमर कियानी इलेक्शन 2024 पर एक डिटेल रिपोर्ट लेकर अपने व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को 90,582 पोलिंग स्टेशंस ऐसे वोटर्स की खिदमत करेंगे जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस इलेक्शन में 5,121 उम्मीदवार हैं। इनका ताल्लुक या तो पाकिस्तान की 157 रजिस्टर्ड सियासी जमातों से है या वो आजाद हैसियत से इस इलेक्शन का हिस्सा है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि आखिर हम वोट डालने ही क्यों जाएं, और वो इस सारे अमल को एक फजूल अमल जानते होंगे। लेकिन यहाँ आपको बताता चलूं कि इस दफा के इलेक्शन हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ इन इलेक्शन पर लगने वाले अखराजात का ही अंदाजा लगा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको वोट डालना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2008 के इलेक्शंस के लिए 1.8 बिलियन रुपीस खर्च किए थे और 5 सालों बाद 2013 के इलेक्शंस में ये अखराजात 1.8 बिलियन रुपीस से बढ़कर 4.6 बिलियन रुपीस हो गए थे। 2018 के इलेक्शंस में ये अखराजात बढ़कर 21 बिलियन रुपीस कर दिए गए थे। ये तारीख के सबसे महंगे इलेक्शंस के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, इस पर कुल लागत 42.5 बिलियन रुपीस आ रही है। ये तारीख के सबसे महंगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ताहम ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये अखराजात 42 बिलियन रुपीस से बढ़कर 49 बिलियन रुपीस तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसके मुताबिक 49 अरब रुपए से होने वाले ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे इलेक्शन करार पाएंगे। जब पिछले 2018 के इलेक्शन से इसका मुआवजा किया जाए तो ये इलेक्शन 133% ज्यादा अखराजात से करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 12 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस पर होने वाले अखराजात के हिसाब से अगर 12 करोड़ लोग वोट डालें तो एक वोट पर 381 रुपए लागत आती है। लेकिन अगर ये सब भूल कर हम 1 मिनट के लिए सिर्फ पिछले 2 सालों पर नजर दौड़ाएं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान सियासी गैर यकीनी से पहुंचा है। तो इसका हल भी इलेक्शंस ही थे। पाकिस्तान में तकरीबन 342 नेशनल असेंबलीज की सीट्स हैं। इससे मुराद है कि कुल मिलाकर इस असेंबली को 342 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इलेक्शन की लागत के हिसाब से इन 342 मेंबर्स को देखा जाए जो इस इलेक्शन से निकलकर असेंबली तक पहुंचते हैं तो एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से एक मेंबर पर 14 लाख रुपए लागत आती है। जी हाँ, 14 लाख रुपए की लागत से जीत कर आने वाले इस नुमाइंदे को अवाम के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये 4900 करोड़ यानी कि 49 अरब रुपए से होने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की अवाम की जेब से होने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर हुकूमत अपना वक्त पूरा ना करे तो यकीन जानिए दोबारा इलेक्शन करवाने पर इससे भी ज्यादा खर्चा आएगा। दोस्तों, इस इलेक्शन में 3 बड़ी सियासी जमातें भी हिस्सा ले रही हैं। 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा पिछले इलेक्शंस में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। तो इन 3 जमातों को तारीख में इस मुल्क पर इक़्तिदार करने का मौका मिला। तो जरा इनके आखिरी दफा हुकूमत में आने के दौर पर नजर डालते हैं और इसके साथ इस दफा के इलेक्शन मंशूर को भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पीटीआई पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि ये एक सियासी जमात है जिसकी सियासत का आगाज 1996 से हुआ। इस जमात के बानी इमरान खान हैं जो 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। 2013 के इलेक्शंस में इस जमात को 7.5 मिलियन से जायद वोट हासिल हुए थे। वोट्स तो तादाद के एतबार से 2013 में दूसरे नंबर की बड़ी जमात के तौर पर मंजर आम पर आई और जीतने वाली नशिस्त के एतबार से नेशनल असेंबलीज में तीसरे नंबर पर आई। सूबाई सतह पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सूबाई हुकूमत भी बनाई। 2018 के आम इंतखाबात में इस जमात ने 16.9 मिलियन वोट्स हासिल किए, जो कि पाकिस्तान में किसी भी जमात को किसी भी इलेक्शन में इतने वोट्स हासिल ना हो सके। 2022 में इनकी हुकूमत को वफाकी ओहदे से हटा दिया गया।
2 दिसंबर 2023 को बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। इमरान खान ने जाती तौर पर बैरिस्टर गौहर अली खान को नए चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया। इस इलेक्शन में इन्होंने अपना मंशूर भी पेश किया है। इसके मुताबिक ये जमात इक़्तिदार में आती है तो एक ऐसी रियासत का क़याम करेगी जो मदीना की रूह को मुजस्सम करे और इस्लामी फलाही निज़ाम से मुज़य्यन हो। इन्होंने कानून की हुक्मरानी, गवर्नेंस और इंतज़ाम पर तवज्जो दी है। कौमी असम्बली की मुद्दत को कम करके 4 साल करने, सेनेट की मुद्दत को कम करके 5 साल करने और इंतखाबात के अमल पर नजरसानी की तजवीज़ भी पेश की है। इनकी जानिब से किए गए वादों में कुछ वादे आपको बताते हैं। टैक्स नेटवर्क को वसी करेंगे, पाकिस्तान में मुफ्त सेहत की देखभाल की फराहमी के लिए सेहत कार्ड को वुसअत देंगे, एहसास प्रोग्राम को बहाल करेंगे और पूरे मुल्क में तालीम का यकसा निज़ाम करेंगे। दोस्तों, अब जरा एक दूसरी पार्टी को भी देख लेते हैं जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। ये एक सेंटर राइट विंग जमात है। ये इस वक्त सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। इसकी बुनियाद 1993 में रखी गई। इसके बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इस पार्टी का प्लेटफॉर्म आमतौर पर रवायती सियासत को पसंद करता है, जिसमें फ्री मार्केट, डी रेगुलेशन, कम टैक्स और निजी मालकियत की हमायत शामिल है। अगरचे पार्टी ने तारीखी तौर पर सिविलियन हुकूमत की ही हमायत की है। हालिया बरसों में पार्टी का सियासी नजरिया और प्लेटफॉर्म समाजी और सकाफती मसाइल पर ज्यादा लिबरल हो गया है। ताहम इस जमात के अरकान पर इस्लामी पसंद पॉपुलिस्ट बयानबाजी का इल्जाम भी लगाया जाता है। इस इलेक्शन में इस जमात की जानिब से अपना मंशूर पेश किया गया। इस मंशूर में इक्तिसादी तरक्की, तवानाई की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। मुस्लिम लीग नवाज ने कम से कम 10 मिलियन मुलाजमतें पैदा करके महंगाई और बेरोजगारी में कमी का अज़म किया है और साथ में गुर्बत की सतह को 35% से 25% पर लाने का अज़म भी किया है। वो कौमी ग्रिड में 15,000 मेगावाट शामिल करने और मुल्क भर में 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के इक़दाम को नाफज करने का मजीद अहद करती है। इंडस्ट्री के टैक्सेस को कम करने का वादा भी किया जाता है। नैब को खत्म करने और आइन के आर्टिकल 62-63 को असल शक्ल में बहाल करने का वादा भी शामिल है। दोस्तों, इसके बाद इस इलेक्शन में शामिल तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं। ये एक सेंटर राइट विंग सियासी जमात है। ये इस वक्त सेनेट की दूसरी नंबर की बड़ी जमात है। इस पार्टी की बुनियाद 1967 में लाहौर में रखी गई थी। इस जमात को उस वक्त के बानी जुल्फकार अली भुट्टो थे। पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म सोशलिस्ट था और इसकी बयान करदा तरजीहात में पाकिस्तान को एक समाजी जमहूरी रियासत में तब्दील करना, मुसावी इक़दार को फरोग देना और समाजी इंसाफ का क़याम और एक मजबूत फौज को बरकरार रखना शामिल था। पार्टी की क़यादत पर जुल्फकार भुट्टो खानदान के अफराद का गलबा ही रहा है। यही वजह है कि जुल्फकार भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो इस जमात की कायद बनी और 2008 में उनके कत्ल के बाद उनके खामद आसफ अली जरदारी और उनके बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस पार्टी की क़यादत इन इलेक्शन में कर रहे हैं। इस इलेक्शन में इस जमात ने भी अपना मंशूर पेश किया है। इस मंशूर में गरीबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत जोर दिया है। गुर्बत और भूख के खात्मे के लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और फेडरेशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। ये जमात एक नई अवामी मईशत के 5 सतून तजवीज़ करती है। मुआशी इस्तेहकाम, सरकारी और निजी सरमायाकारी में इजाफा, कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़, कर्जों और बैरूनी वसाइल का इंतजाम करना शामिल है। उजरत कमाने वालों की आमदन में इजाफा किया जाएगा। 30 लाख घरों की तामीर भी की जाएगी। इन तीनों पार्टियों के मंशूर को हर कोई अपने हिसाब से देख सकता है, लेकिन इन तीनों पार्टियों के आखिरी दौरे हुकूमत को देखकर हम इनकी कारकर्दगी का जायजा लेते हैं, क्योंकि मंशूर में किए गए वादों को जांचने के लिए इनके आखिरी दौरे हुकूमत में कारकर्दगी का जायजा लेना लाजिम है। आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, किसी भी मुल्क की तरक्की देखने के लिए चंद फैक्टर्स को समझना बहुत अहम है। इन फैक्टर्स में जीडीपी पर कैपिटा भी आता है। जीडीपी अगर मुल्क की अच्छी है तो इससे मुराद मुल्क की मईशत का अच्छी कारकर्दगी दिखाना है, और इसी तरह जीडीपी पर कैपिटा से मुराद किसी मुल्क की पर पर्सन इक़्तिसादी पैदावार क्या होती है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि अवाम खुशहाल है या नहीं। इसके अलावा डॉलर रेट्स, बेरोजगारी, फॉरेन रिसोर्सेज और मुल्क के ऊपर कितना कर्जा है, ये सब शामिल है। सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 14 साल का अरसा हुकूमत की है। जैसा कि इनकी दौरे हुकूमत के आगाज में जीडीपी पर कैपिटा की वैल्यू $1,124 थी, और जब हुकूमत 2013 में खत्म हुई तो ये वैल्यू $1,378.6 पर आ गई थी। जीडीपी ग्रोथ के एतबार से इनके दौर का आगाज 5.0% से हुआ था, लेकिन हुकूमत के इख्तिताम पर यह ग्रोथ 3.7% पर आ गई।
इन्फ्लेशन के एतबार से जब हुकूमत शुरू हुई तो 12.0% थी और जब हुकूमत खत्म हुई तो इन्फ्लेशन रेट 7.4% था। इनके दौर के आगाज में बेरोजगारी 5.2% थी, लेकिन हुकूमत के इख्तिताम पर यह 6% थी। इनके दौर के आगाज में मुल्क पर 42.8 बिलियन डॉलर का कर्ज था और इनके दौर के इख्तिताम पर यह कर्जा बढ़कर 52.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। ये तकरीबन मुल्क के कर्जे में 64% इजाफा करके इंतखाबात में गए थे। यूं ही इनके दौर में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2008 में 5,410 मिलियन डॉलर्स पर थी और 2013 के इख्तिताम पर 1,457 मिलियन डॉलर्स पर आ गई थी। 73% कमी देखने को यहाँ भी मिलती है। इनके दौर में डॉलर की कीमत रुपए के इवज 62.55 रुपए थी और इनके दौर के इख्तिताम पर यह बढ़कर 96.73 रुपए पर आ गई थी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो 2008 में 11.4 बिलियन डॉलर्स पर हमारे रिजर्व्स मौजूद थे और हुकूमत के इख्तिताम वाले साल में ये 11 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुके थे, यानी कि 3.5% इसमें भी कमी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस तरह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2013 से 18 की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये जमात 9 साल और 5 महीने तक हुकूमत में रही। इनको 3 दफा इस मुल्क में हुकूमत करने का मौका मिला। इनकी आखिरी हुकूमत 2013-18 का अगर जायजा लें तो पता चलता है कि जीडीपी पर कैपिटा साल 2013 में 1,378 डॉलर पर मौजूद थी, जो इनकी हुकूमत के इख्तिताम पर 1,698 डॉलर पर आ चुकी थी। जीडीपी ग्रोथ 2013 में 3.7% पर थी और 2018 में 6.1% पर आई। इन्फ्लेशन रेट 7.4% से 2018 में 3.9% पर लाया गया। बेरोजगारी की सतह 2013 में 6.0% थी, जो 2018 में 5.8% पर लाई गई। इनके दौर में पाकिस्तान पर कुल कर्जा 52.4 बिलियन डॉलर्स था और 2018 तक 75.3 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गया। इन्होंने 226% कर्जा ज्यादा लिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2013 में 1,457 मिलियन डॉलर पर थी और इनकी हुकूमत 2018 के इख्तिताम पर 2,780 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी, यानी कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के शोबे में 90.8% इजाफा किया। डॉलर की कीमत 2013 में 96.73 रुपए थी और 2018 में 109.84 रुपए पर आ गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2013 में 11 बिलियन डॉलर्स थे और साल 2018 में 16.4 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व बनाए गए, यानी कि इस शोबे में 49% इजाफा हुआ। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इन्होंने 3 साल और 8 महीने इस मुल्क पर हुक्मरानी की। इन्हें अभी तक सिर्फ एक ही दफा मौका मिला है इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का। अब इनकी 2018 से 2022 तक की हुकूमत का अगर जायजा लें तो पता चलता है कि 2018 में जीडीपी पर कैपिटा 1,698 डॉलर पर थी और 2022 के इख्तिताम पर 1,650 डॉलर पर जा पहुंची थी। जीडीपी ग्रोथ 2018 में 6.1% थी और 2022 में 6.1% तक ही रही। इन्फ्लेशन रेट 2018 में 3.9% पर था, जो बढ़कर 2022 में 12.1% पर आ गया। बेरोजगारी 2018 में 5.8% थी और 2022 में 6.2% पर आ गई। इनकी दौरे हुकूमत में कर्जे काफी ज्यादा लिए गए थे। 2018 में इस मुल्क पर 75.3 बिलियन डॉलर्स के कर्जे के तहत हम जिंदगी गुजार रहे थे, जो 2022 के इख्तिताम पर 110.6 बिलियन डॉलर्स का कर्जे लिए गए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान के कुल कर्जों में 46.87% इजाफा हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2018 में 2,780 मिलियन डॉलर्स पर थी, जो 2022 के इख्तिताम पर 1,868 मिलियन डॉलर्स तक रह गई। इनके दौर में डॉलर की कीमत 109.84 रुपए थी। 2022 के इख्तिताम पर 183.90 रुपए डॉलर की कीमत पर हुकूमत खत्म की गई। इनके इस दौर में फॉरेन रिजर्व्स 16.4 बिलियन डॉलर से कम होकर 9.2 बिलियन डॉलर तक आ गए। इससे मुराद ये है कि इन रिजर्व्स में 43.9% कमी देखी गई।
दोस्तों ये सब आपके लिए जानना जरूरी था। ये तीन पार्टियां आपके सामने हैं, अपना वोट देख सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकता है। जो अपने वोट को इसकी असल जगह डालेगा वही मुल्क में खुशहाली भी लाएगा। दोस्तों इसके साथ हमारी ये रिसर्च वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल दी अनबायस्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।